नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और लेकर हाजिर हूं लोकतंत्र और देश की बात, एक ऐसा शो जिसमें हम लेंगे लोकतंत्र का पूरा हाल, जानेंगे किस ओर बढ़ रहा है अपना देश और प्रदेश, साथ ही जानेंगे अपने लोकतंत्र के चारों स्तंभों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का लोकतंत्र। तो सूबे में पर्यटन का क्या हाल है, आज इसी पर हम लोकतंत्र में चर्चा करेंगे। केंद्रांश बढ़ाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने पीएम को चिट्ठी लिखे जाने के बाद सूबे में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी केंद्र सरकार पर पर्यटन का बजट न देने का आरोप लगाया है। और ये आरोप पहली बार नहीं है। वर्तमान सूबे की समाजवादी पार्टी से पहले मायावती भी केंद्रांश न मिलने से नाराजगी जता चुकी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि केंद्र पर्यटन का बजट रिलीज नहीं कर रहा? वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो गई है। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देकर अपने रिपोर्ट कार्ड के नंबर बढ़ाने में जुटी सूबे की समाजवादी पार्टी ने पर्यटन संबंधी योजनाओं के लिए मोदी सरकार पर केंद्रांश न देने का आरोप लगाया है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर आधुनिकता से लवरेज करने के वादे करते नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक केंद्र से पर्यटन के लिए मिलने वाला पिछला बजट भी रिलीज नहीं हो पाया है। पर्यटन के मामले में बजट न रिलीज करने का ये आरोप केंद्र के लिए नया नहीं है। समाजवादी पार्टी से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी पर्यटन की योजनाओं के लिए केंद्र पर बजट न देने का आरोप लगा चुकी हैं। वहीं अब वर्तमान पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी केंद्र सरकार पर बजट न देने का आरोप लगाया है। देश में इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के हर वर्ग व हर धर्म के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, देश की आम जनता की रोजमर्रा की सभी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे असंख्य चुनावी वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के मामले में हमें अब इस सरकार की कार्यशैली में कोई खास दिलचस्पी लेने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार ने तो एक पैसा नहीं दिया, 13-14 का भी नहीं दिया, 14-15 का भी खत्म हो गया, और 15-16 में गलत योजना लाकर आप पता कर लीजिएगा, भारत सरकार के पास पूरे देश के जितने स्टेट हैं अधूरे कामों के लिए 2200 करोड़ रुपया पेंडिंग है। 22 रुपया भी नहीं दिया। और जब भी जाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी, तो कहीं भी जाएंगे तो पर्यटन उनको सपने में याद आता है, लेकिन सपने में याद आता है वो दिन का सपना जो कभी सच नहीं होता, वही खत्म हो जाता है। यूपी सरकार की ये नाराजगी यूं ही नहीं है। अब इसे 2017 की फिक्र कहें या फिर विकास की राह में बढ़ते कदम। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण यात्रा के तहत कई तीर्थ धामों के दर्शन करवाए, जिसकी सफलता के बाद इसे और आगे तक ले जाने की बात कही जा रही है। वहीं पर्यटन में केंद्र से सहायता न मिलना नाराजगी की वजह बना हुआ है। केंद्र से बजट न मिलने से नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों केंद्र को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब बात पर्यटन के लिए खुल रहे नए अवसरों पर जाकर रुक गई है, जहां केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। वहीं केंद्र से मिलने वाले बजट को लेकर सवालों के बीच राजनीति भी गर्म हो गई है। कि समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार के चाहे मुखिया हो चाहे मंत्रीगण हो, मुखिया मुख्यमंत्री हो या मंत्रीगण हो, वो केवल और केवल तथ्यविहीन बातें करते हैं। कोई तथ्य उनके पास होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में पर्यटक जब आएंगे जब उनको सुरक्षा मिलेगी, जब प्रदेश में सुरक्षा, इतना असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है, तो उसके बाद में कौन आएगा? जब राजधानी में अपराध दर अपराध हो रहे हैं, कौन उत्तर प्रदेश घूमने आएगा? और जब केंद्र से पर्यटन के फंड का जो मद है वो केंद्र सरकार का नहीं है, वो यही राज्य सरकार की जनता की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा गया है केंद्र में, उसी की वापसी है। उसको बगैर किसी हिला हवाली के, बगैर किसी हुज्जत के इनको राज्य सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दर्द इससे पहले भी कई बार झलक चुका है, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद ये स्वीकार किया कि यूपी में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के बावजूद पर्यटकों से वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसके सही मायने में हम हकदार हैं, जिसकी वजह है पर्यटन को लेकर केंद्र सरकार का लापरवाह रवैया, जिसका खामियाजा अब यूपी को भी भुगतना पड़ रहा है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। तो ये हालात हैं पर्यटन के उत्तर प्रदेश में, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल हम दोहराते चलें जो लोकतंत्र में हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारा सवाल है आज, क्या यूपी में पर्यटन का विकास हुआ है? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय हमें दे सकते हैं और सीधे जो
पैनल, जो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे भी आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल सीधे उनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं आसिम वकार, सपा के नेता, आईपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, हिलाल नकवी प्रवक्ता कांग्रेस के, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल ठाकुर बने हुए हैं। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं पूरे पर्यटन को उत्तर प्रदेश में तमाम लोग। अनिल ठाकुर जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। क्या वाकई में विकास हुआ है? लगता है कि जितने स्पॉट्स हैं उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के, उस हिसाब से राज्य को फायदा हो रहा है, टूरिज्म खिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ, उसके साथ बहुत सारे पर्यटन स्थल उत्तराखंड में चले गए, ये सच है। लेकिन इसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश में बच रहे हैं पर्यटन स्थल, उनको उन पर अगर नजर डालें तो वो इतने हैं और इतना बड़ा पर्यटन उद्योग बन सकता है उत्तर प्रदेश का, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी संभावनाएं हैं। जी जी। आप देखिए कि 1857 के गदर से जुड़े इतने अवशेष, इतनी यादें, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी में भी मारकाट मची थी, अगर हम लोग इतिहास पर नजर डालें। इतने सारे गंगा के किनारे किनारे जो अंग्रेज भागे थे और उन पर जो आक्रमण हुआ था, उससे लेकर कई कानपुर में, तो इनको अगर थोड़ा सा डेवलप किया जाए और ये सोचा जाए। दूसरी तरफ धर्म स्थल आप देखिए, वाराणसी से लेके ताजमहल को हम छोड़ भी दें, अगर ताजमहल का एक दूसरा महत्व है और ताजमहल के लिए उत्तर प्रदेश को कुछ कोशिश करने की खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बाकी पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इतनी सारी जगहें हैं। बिल्कुल। और उससे आप देखिए कि अगर आप देखने की कोशिश करें जहां की क्या क्या हुआ है, तो आप पाएंगे अयोध्या में आप जाएं, देखेंगे कि जो मंदिर हैं वहां घर बन गए हैं, लोग उसमें घरों में रह रहे हैं। जी जी। आप बनारस में, अब तो खैर उसका थोड़ा सा कायाकल्प हो रहा है मोदी की वजह से, लेकिन इसके पहले तक बनारस के घाट अगर आप देखते, 80 घाट और बाकी सारी मणिकर्णिका, ये तमाम घाट इतनी बुरी हालत में थे कि कोई विदेशी पर्यटक आके ये सोच नहीं सकता था कि ये कोई पर्यटन स्थल हो सकता है। बिल्कुल, जो अहम बातें आप कह रहे हैं उस पर हम भी एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स के जरिए। जो अहम बातें हैं उत्तर प्रदेश के टूरिज्म से जुड़ी हुई, देश में करीब 70 लाख विदेशी पर्यटक जिसमें आते हैं, जिसमें से 10% उत्तर प्रदेश ही पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटक लगभग 22 करोड़ 5 लाख है। ये 2013 के आंकड़े हैं। देसी पर्यटकों की संख्या में यूपी दूसरे नंबर पर है। देश के पर्यटन उद्योग में 12% हिस्सा यूपी का है। भारत की पर्यटन से 2013 में 1,07,671 करोड़ रुपए की आय हुई है और देश के अगर हम जीडीपी की बात करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पर्यटन का हिस्सा करीब 6.77% रहा है और उत्तर प्रदेश को पर्यटन में सबसे ज्यादा आय ताजमहल से होता है। जो सबसे बड़ी बात है कि बजट में जो नाराजगी है राज्य सरकार की केंद्र से कि बजट हमें नहीं मिलता, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2014-15 में पर्यटन के लिए यूपी सरकार का कुल बजट था 170 करोड़, जिसमें से 140 करोड़ राज्य सरकार का अंश था, जबकि 30 करोड़ केंद्र को सहायता देनी थी। केंद्र सरकार ने साल 2014-15 के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया था यूपी के पर्यटन के बजट में, जबकि मिला सिर्फ 30 करोड़, 60 करोड़ रुपए नहीं मिले। साल 2015-16 की बात करते हैं, यूपी के पर्यटन बजट में कुल 10% का इजाफा हुआ है। इस बार सरकार 10% ज्यादा खर्च करेगी पर्यटन पर। साल 2014-15 में यानी पिछले साल टूरिज्म सेक्टर में 1225 करोड़ का निवेश हुआ। ये बजट का जो हाइलाइट्स है वो हमने आपको बताया है, जो खास बातें हैं बजट से जुड़ी हुई। सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनिल जी ने अपनी बात कही कि कई अनचार्टेड स्पॉट्स हैं जिसके बारे में अभी तक सरकार गंभीरता से नहीं सोच रही है, लेकिन मुद्दा यही है कि
लगातार जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रहा, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी है उसके बाद जवाब देने में और सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को। आईपी सिंह जी, केंद्र सहायता नहीं दे रहा है। पिछले बार के ही बात करें, 90 करोड़ की बात थी, 30 करोड़ ही दिया है आपने। आपको नहीं लगता कि बिना आपके मदद के राज्य बड़ा कदम नहीं उठा सकती पर्यटन के क्षेत्र में? देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट 3,02,700 करोड़ के आसपास है। मैं समझता हूं कि अब देश में जिस प्रकार केंद्र ने जो कदम उठाए हैं उस लिहाज से देखा जाए तो अब केंद्र के बजट के साथ साथ राज्यों का बजट भी अहम हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो 3,02,700 करोड़ का इतना बड़ा बजट है और उसके साथ साथ टूरिज्म पर जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत ही खुले मन से, खुले दिल से चर्चा करनी होगी, क्योंकि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश के शेयरिंग को लेकर जब चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं फिर पीछे जाना पड़ेगा। जब श्री मुलायम सिंह जी यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, सुश्री मायावती जी यूपीए 1 को सपोर्ट कर रही थी, क्या उस जो भी केंद्रांश था वो कितना उत्तर प्रदेश में आया, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और होती भी रही है, आगे भी होगी। लेकिन इन सारे मुद्दों से हटकर उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का कैसे विस्तार हो, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, टूरिज्म के मैप पर, देश के मैप पर कैसे उत्तर प्रदेश आए। अभी जिस प्रकार से भारत सरकार ने सारनाथ से गया, वाराणसी एक टूरिस्ट सर्किट की जो चर्चा की, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत रुझान है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ इतना करे कि जो भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं, चाहे गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली या ऐसे तमाम जो डेस्टिनेशन है, इलाहाबाद, यहां तक लखनऊ, इन सभी स्थानों पर अगर शहरों में प्रॉपर अगर बिजली की सप्लाई मिलती है, 24 घंटे पावर मिलती है और होटल्स रहने का सबसे महत्वपूर्ण अगर आइडिया जो उत्तर प्रदेश के हित में जाती है, होटल्स बहुत महंगे हैं। राज्य सरकारें अपनी बात रख रही हैं, कमियां बता रही हैं, केंद्र सरकार का अलग तथ्य है। कुल मिलाकर आपको लगता है कि सही ट्रैक पर है यूपी टूरिज्म? जो मदद मिलनी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो उठाए जा रहे हैं? देखिए अभिलाषा जी, अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में टूरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा बल देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उसके अंदर उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता है। टूरिज्म के अंदर हम लोग नॉर्मली यहीं तक कि अपने को कन्फाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग है जिनको देखा जाए, कहाँ कहाँ पे गदर हुआ है या इस तरह की चीजों का। देखिए टूरिज्म में मेडिकल टूरिज्म आजकल एक बहुत बड़ा टूरिज्म का जगह बन गई है, बहुत सी जगहों के ऊपर मेडिकल टूरिज्म बहुत हो रहा है। एजुकेशनल टूरिज्म की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एजुकेशनल टूरिज्म जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, वहां पे जाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ के हस्तशिल्प जो है वो बहुत ज्यादा सारी दुनिया में माना जाता है, चाहे वो भदोई की हम बात कर ले, चाहे हम लखनऊ की चिकनकारी जरदोजी की बात कर ले, फिरोजाबाद में हम चूड़ियों की और इस तरह की बात करें तो इस तरह के बहुत से, मेरठ है, अलीगढ़ है, हाथरस है, हर जगहों के पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब कभी भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर सरकारें जो हैं वो इसी में बंद के रह जाती है कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन से स्थल हैं जिसको देखने आता है, और जिसके अंदर ताजमहल जो है वो अपने आप वहां के पर लोगों की गिनती बहुत ज्यादा होती है, बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों नहीं मिलते हैं, जब तक कि राज्य सरकार जो है वो इस बात पे ध्यान नहीं देती है कि यहाँ पर टूरिज्म लाने के और भी बहुत सी विशेष चीजें जिसके लिए उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसको डेवलप करना होगा, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है वो केंद्र के ऊपर सारा का सारा बोझा डाल देती है, जो कि अपने आप में बात जायज नहीं है। दूसरी तरफ इस वक्त की अगर हम बात करें तो जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से
कहा था कि वो वाराणसी को जो है कोयोटो बना देंगे और वो पूरा क्षेत्र का विकास करेंगे। अभी तक तो उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास हमको देखने को नहीं मिल रही। और तो और गंगा जी की जो सफाई की बात है वो भी जिस गति से चल रही है, आप ही क्या इसके ऊपर प्रोग्राम आ चुका है कि बनारस में गंगा के क्षेत्र में भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है उसने जो भी वादे किए थे अपने इलेक्शन में उनको पूरा करने में असमर्थ है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हम आसिम जी से भी समझना चाहेंगे। आसिम जी, क्या नाराजगी है, कहां पर दिक्कत पेश आ रही है जहां राज्य सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रही, जिस तरह से शेप अप करना चाहती है टूरिज्म सेक्टर को वो नहीं कर पा रही? अभिलाषा जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आली जनाब अनिल ठाकुर जी से और अपने बड़े भाई जनाब हिलाल साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत एहतराम और अदब के साथ, कि जिस तरह से 1857 को अभी गदर के नाम से संबोधित किया गया, मैं अपने जो छोटे लोग हैं या मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ गदर ना कहकर स्वतंत्रता संग्राम कहा करें, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, माफी चाहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात स्वतंत्रता संग्राम था। नहीं, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ जी साहब, मैं मतलब फिर से कह रहा हूँ, दिल से माफी चाहता हूँ। चलिए टीवी चैनल पे जी नहीं, आपने एक सही बात को दूसरी बात, चलिए देखिए जिस तरह से यहाँ बहस हो रही है, टूरिज्म 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेचर टूरिज्म, दूसरा रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, और एक अलग सा टूरिज्म होता है जिसको बोलते हैं कि हस्तशिल्प जो कारखाने होते हैं, चाहे वो चूड़ी के हों, चाहे कालीन के हों, चाहे साड़ियों के हों, जहां ज्यादा कारोबार इस तरह के कारखाने होते हैं, एक वो टूरिज्म होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो शायद पिछले 30-35 साल में तो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। आप देखिए कि आज तक किसी भी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह नहीं सोचा होगा कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट एयरलाइंस की जरूरत है और उससे शुरू किया जाए। आप लोग को पता होगा कैसे लखनऊ से बाकी जगहों के लिए एयरलाइंस सुविधा शुरू की जा रही है। दूसरी बात, जिस तरह से हिस्टोरिकल प्लेस हमारे क्या लखनऊ में है, आप लोग जानते हैं, आप लोग के लोग जाते हैं रिपोर्टर कवरेज करने के लिए, इसी तरह चाहे वो वाराणसी हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, चाहे नीमच हो, चाहे आपका नीमसार हो, चाहे आपका सीतापुर वाला मामला हो, चाहे झांसी हो, हर जगह जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको एक अलग तरीके से हेरिटेज जोन बनाकर उसको डेवलप किया जा रहा है। उस पर बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी रकम खर्च की जा रही है, और खाली रकम खर्च नहीं की जा रही है, बाकायदा उसके संसाधन भी वैसे ही बनाए जा रहे हैं। तीसरी बात, जिस तरह से अभी हिलाल भाई ने कहा गंगा की बात आई, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता से गोमती की सफाई कर रही है। ये भी पिछले 20, 25, 30 साल में नहीं हुआ है कि गोमती में बाकायदा बांध बना के पानी रोका गया, और रोकने के बाद गोमती के अंदर से जो बेस में उसके सिल्ट बैठी थी, उस सिल्ट को निकालने के बाद जो एक बुनियादी सफाई थी वो की जा रही है, और बहुत जल्दी आप लोग को इसका असर दिखेगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बनने के बाद जो पर्यटन स्थल बाहर हो गए थे उससे कुछ थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस ओर ध्यान देते हैं, उनका खुद का नजरिया इस तरह का है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क हमारे यहाँ, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद काम कर रहे हैं, करतनिया घाट पे खुद काम कर रहे हैं। बिल्कुल आसिम जी, 10% बजट में भी आप लोग ज्यादा इस बार निवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा सवाल जो मेरा है उस पर भी जरा बोलिए, आपकी दिक्कत कहाँ पर है, केंद्र से क्या उम्मीदें हैं, इस पर खास तौर पे मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। देखिए, केंद्र सरकार से कोई एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं की जा रही है कि केंद्र सरकार हमको कुछ अलग से लाकर दे दे या कोई अलग से व्यवस्था कर दे। केंद्र सरकार से सिर्फ हम वो चाह रहे हैं जो हमारा 12% का हिस्सेदारी है, जो एक तरीका तय किया गया था वही दे दिया जाए। हम 1% भी एक्स्ट्रा नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब 2200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार बाकी जगह के बाकी किए हुए है, तो क्या उत्तर प्रदेश अगर अपनी किसी भी चीज के लिए आपसे डिमांड करता है तो क्या हमारी डिमांड पूरी नहीं होना चाहिए? क्या हमने आपसे कोई भीख मांग ली है? क्या हमने कोई आपसे गलत काम कर दिया है? रही बात, आप बजट की बात कह रहे हैं, मैं एक यहाँ पर आपकी थोड़ी सी नजर करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के लगभग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने बिजली के लिए 26,000 करोड़ का बजट दिया।
और हमारे देश की आबादी लगभग 120 करोड़ है और केंद्र ने बिजली के लिए कुल 20 करोड़ का बजट दिया, तो 20,000 करोड़ का बजट दिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि बिजली की व्यवस्था जो है हम अपनी, जो लोग पहले करते आए, इधर से खरीद लिया, उधर से खरीद लिया, इनसे ले लिया, हम इसको दुरुस्त करेंगे। और सब जानते हैं कि करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। आप देखिए कि उन्होंने जो अपने वादे किए उसको किस तरह से जमीन पर अंजाम दिया, किस तरह से उसको चलिए आप सभी के रिएक्शंस 20-20, 25-25, जी, 30 साल आप सभी की टिप्पणी हम ले चुके हैं। यूनिट का उन्होंने बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष जुड़ रहे हैं कानपुर से। संतोष, आज लोकतंत्र में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। ताजमहल को अगर छोड़ दिया जाए, ताजमहल ही देखने फॉरनर आते थे और महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए उससे और लोगों में गिरावट हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका आम जनता की राय भी हम इसमें लेते चल रहे हैं ताकि समझ सके हम कि कितनी उम्मीदें हैं और पर्यटन को किस तरह से आम जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की। एक जो आसिम जी आपने अहम बात कही, अनिल जी मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जहां तक शेयरिंग की बात है वहां पर मेजर रोल राज्य सरकार का ही नजर आ रहा है, जो माइनर रोल केंद्र सरकार का है फंड को लेकर, उसे लेकर शिकायतें हैं। लेकिन जिस तरह की समस्याएं हैं और जो बातें इंगित की जा रही हैं, हिलाल जी भी कह रहे हैं और आईपी सिंह जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है। यहाँ जिम्मेदारी किसकी बड़ी नजर आती है? देखिए अभिलाषा, एक बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश को केंद्र का जो शेयर मिलना चाहिए वो शेयर जरूर मिलना चाहिए और इसमें कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए और इसके लिए मांगने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश डिमांड करे, जैसा कि पहले मायावती भी डिमांड कर चुकी हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि मुलायम सिंह यादव अगर केंद्र में यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे थे तो इस वजह से उस समय उनको अगर नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलना चाहिए, या ये सवाल पूछना कि तब क्यों नहीं मिला। देखिए, केंद्र का जो है राज्य को मिलने का वो मिलना चाहिए, वो दे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है उसको राज्य सरकार किस तरह से पूरा कर रही है। आप देखिए कि कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टूरिज्म को एक मिशन की तरह से लिया है। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांडिंग देखने लायक है, मेहनत की है उन्होंने। मध्य प्रदेश का के टूरिज्म के जो विज्ञापन देखिए, वो विज्ञापन देख के आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन आप किस पर, आपने क्या खर्च किया है? आपने इतने सारे फिल्म स्टार्स को जोड़ा अपने साथ, सपा के साथ बहुत सारे, अमर सिंह के समय में और भी बहुत सारे जुड़े, आज भी हैं कुछ इनकी सूची। लेकिन सवाल है उसमें से कितनों को आपने जोड़ा? अमिताभ बच्चन, ऐसा कहा गया है कि एक पैसा नहीं ले रहे हैं गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एक पैसा वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की? दूसरी बात कि आप उत्तर प्रदेश और सपा सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए ढेर सारा पैसा विज्ञापन पर खर्च करते हैं, लेकिन टूरिज्म पर कितना खर्च किया है इसके आंकड़े अगर हम देखें और इसके आंकड़े वकार साहब बताएं तो समझ में आएगा कि वास्तव में टूरिज्म को कितनी तरजीह दी जा रही है। आप देखिए वेबसाइट पर महोबा का किला है जी, महोबा के किले पर आपको बड़े बड़े पेड़ उगे हुए नजर आएंगे, यानी वो पूरा का पूरा ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ अनिल जी कि मैंने भी पूरा किला ध्वस्त हो जाएगा थोड़े समय में, कोई देखने नहीं, मतलब वो ऐसा रह नहीं जाएगा इस लायक कि कोई देखने आसिम जी बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट है और भरे हुए हैं स्पॉट्स के साथ, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखते। वहां पर गंगा रिवर रैली की बात उसमें लिखी हुई है, तमाम तरह की नई नई चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे अनचार्टेड जगहों के आपने उसमें विवरण किया है जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर बात करें, अपने स्पॉट्स को जिस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग किया है, एक अट्रैक्ट करने के लिए जो उनकी कोशिश है, जो पहल है, वो आपके जो बिल्कुल दुनिया में जाने मानी चीजें हैं उनमें भी नहीं देखने को मिल रही हैं। तो जो छुपी हुई चीजें हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन बहुत सारे स्पॉट्स पता ही नहीं है कि कब है, बहुत सारे उत्सव हैं जो पता ही नहीं है कि कब होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये इनिशिएटिव्स आपके एंड से लेना जरूरी है?
नहीं, अच्छी सलाह आपकी है। देखिए, इस विषय पे अगर काम ना किया जा रहा होता तो शायद आपको वेबसाइट में ये सब ना मिलता, क्योंकि इससे पहले जो वेबसाइट थी उसको अगर आप देखेंगे जी। तो आपको उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हमारी नई वेबसाइट में है जो पहले नहीं थी। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, मैं तो नहीं। चलिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। सीधे उन्हीं का हम रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, केंद्र की तरफ से क्या मदद मिलनी चाहिए, कौन से वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से अटक रहे हैं। एक संक्षेप ब्यौरा दीजिए हमें। जी सिंह साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, सवाल यही है कि क्या नाराजगी है केंद्र से, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, जो पर्यटन में आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा क्योंकि केंद्रांश नहीं मिल रहा। ओम प्रकाश जी, आपसे सवाल पूछ रही हूं। चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल खामियां हैं यहाँ पर, हम लौटेंगे उनके पास। जी आईपी सिंह जी बोलिए। कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अभिलाषा, अगर हमें लखनऊ से अगर झांसी जाना हो तो सड़कें ध्वस्त हैं, हमें बरेली जाना हो तो सड़कें ध्वस्त हैं, बनारस से गोरखपुर जाना हो तो सड़कें ध्वस्त हैं। लेकिन सड़कों को बेहतर करने में आपका भी रोल है, ये आप जानते हैं। आपको यहाँ से मुरादाबाद जाना हो तो 12 से 16 घंटे लग सकता है। बिल्कुल। सवाल ये खड़ा होता है कि टूरिज्म किसके आधार पर खड़ा हो। ये तो सरकार का विषय है। सरकार को बिजली, सुरक्षा और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इतना बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, आप उपलब्ध कराइए, आप डेस्टिनेशन तय करिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो इंटरनल टूरिस्ट है, जो देश में जो टूरिस्ट है, क्या साउथ इंडियन को या जो अदर स्टेट के और लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है? होटल्स, मैंने शुरू में ही कहा कि होटल्स बहुत महंगे हैं। क्या हम ऐसी सर्किट की व्यवस्था कर सकते हैं? ऐसे स्थानों पर हम लोगों की रुकने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी बात सही है, इस मसले पर भी हम राय लेंगे। आसिम प्रकाश जी, सड़क को लेकर अगर वेल कनेक्टेड स्पॉट्स ना हो तो पहुंचना मुश्किल होता है। और एक टूरिस्ट जो प्लान करके आता है कि इन स्पॉट्स को मैं इतने दिनों में कवर करूंगा, अगर सड़कें सही नहीं है, रीचेबल नहीं है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन आप बनारस से लखनऊ 10 घंटे से ज्यादा लगेगा आने में। देखिए, मौका दीजिए मुझे, 2 मिनट का मौका दीजिए। देखिए, जिस तरह का सिंह साहब ने इल्जाम लगाया है, तो ये इन्हीं ने इल्जाम अपनी ही सरकार पे लगा लिया जो केंद्र में सरकार चल रही है। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी की है, जो केंद्र के पास है जी। और केंद्र सरकार जानबूझकर जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, उन सब स्टेट में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको ध्वस्त करवा रही है। पर्यटन मंत्री हमारे साथ जुड़ गए, उनको बना नहीं रही। सीधे ओम प्रकाश सिंह जी के पास चलते हैं। सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। पर्यटन पर ही आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हम। आरोप लगाया गया है आपकी तरफ से कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से काम अटके पड़े हैं। जिस तरह से आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं, पूरे पर्यटन को शेप अप करना चाहते हैं, वो चीजें नहीं हो पा रही। कहाँ से कमी आ रही है, संक्षेप में बताएं। देखिए, पर्यटन विभाग ने 13, 14, 14, 15 वो भी खत्म हो गया, और एक 13, 14 का जो पिछली सरकार मनमोहन सिंह जी के थे जी, उन्होंने स्वीकृति की 49 करोड़ की, और उन्होंने कुल मिलाकर टोकन ग्रांट 10% के हिसाब से हमें करीब 11 लाख 31 लाख आवंटन हुआ जी। और उसके बाद हुआ कि आपको 14-15 में हम बजट का प्रावधान करके आपको धन अवमुक्त कर दूंगा। और मैं अंतिम दिन 30 तारीख और 31 तारीख को पर्यटन मंत्री भारत सरकार, उनके अधिकारी, फाइनेंस अफसर सबसे बैठक किया, और एक पैसा जो सबसे PIDDC
इनकी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एक पैसा इन्होंने आवंटन नहीं किया जी। और इन्होंने एक दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया, एक प्रसाद और दूसरा संदेश जी। और इसमें भी आप देख लीजिए कि कई रुपया का आवंटन 31 तारीख को किए, उसमें भी थोड़ा सा अमाउंट दिए हैं जो लाइट एंड साउंड भगवान बुद्ध के लिए जी। जो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको मात्र 30 लाख दिए हैं और इनके पास धन है नहीं। और हम मोदी साहब अमेरिका जाएंगे तब, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब, जापान जाएंगे तब, भूटान जाएंगे तब, नेपाल जाएंगे तब जी। जहाँ जाते हैं पर्यटन पर बोलेंगे जरूर जी। तो हमको लगता है कि पर्यटन केवल मुंह में है या तो कागज पर है। जी। कहते हैं कि माँ गंगा बुला रही है, तो माँ सपा गंगा की इनको 8 बुलाइए साल की भीष्म की सरकार तरह हो कुछ चुकी करने उत्तर के लिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठोस कार्रवाई क्या की टूरिज्म के लिए? बजट क्यों नहीं सरकार बढ़ा देती स्टेट बजट? आप बड़े भाई हैं, मेरा इतना निवेदन है। प्रकाश जी, आईपी सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं कि आप बजट क्यों नहीं बढ़ा देते? 10% आपने बढ़ोतरी की है। का उत्तर प्रदेश सरकार बजट बढ़ा दे, बहुत बड़ा साइज है उत्तर प्रदेश बजट का। मैं पूछ रहा हूं कि हम नहीं बढ़ाए तो भारत सरकार भेजी है क्या? ट्रेवल मार्ट हमने शुरू कराया, 39 देशों को मैंने बुलाया, ताज खेमा हमने शुरू किया, हमने जितने अधूरे काम था उसको हमने पूरा किया, झांसी की रानी का लाइट एंड साउंड हमने पूरा किया, जितने हमारे बनारस में कुंड थे उसको हम ठीक कराए, लक्ष्मीबाई का जन्म महोत्सव हमने शुरू कराया। तो आप गंगा सागर से गंगोत्री के बीच गांबर पर पुल घाट हमने बनवाया। सवाल देव दीपावली हमने शुरू कराया। कानून व्यवस्था की हाल बहुत ही खराब है, खस्ता हाल है। आईपी सिंह जी, इस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब बनारस में टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आईपी सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योटो का सपना दिखाया, बड़े बड़े वादे किए, वाराणसी को लेकर कहा कि इसे टूरिस्ट कैपिटल बनाएंगे और जिस तरह से जीतने के बाद जो बातें कही थी 4 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, 3 साल का समय पूरा कर लिया, 8वां वर्ष प्रारंभ है। आप बताइए कि 12 वर्षों में 8 साल समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया, तो आखिर समाजवादी पार्टी ने जनता ने बीजेपी को भी अवसर दिया है। आईपी सिंह जी, लेवल पर ये तो जवाब आईपी सिंह जी, जनता ने आपको 73 सीट मिले उत्तर प्रदेश में, सोच रहा हूँ कि जनता ने आपको भी मौका दिया है, कम से कम जो बजट एलोकेशन है वो तो दे दीजिए। तरीके से तो एक्स्ट्रा एलोकेट करना चाहिए था, लेकिन जितना है आपने तो उतना भी नहीं दिया है, और इस साल तो कुछ दिया ही नहीं है, और पिछली बार का भी पार्शियली आपने दिया है। 2200 करोड़ पेंडिंग है। ऑर्डर कहाँ खराब है? टूरिज्म के लिए इस भारत सरकार ने आज उपलब्ध कराए हैं, ये रेडिकल चेंजेस लाने वाला है। 150 देशों का ऑन अराइवल वीजा के बाद आज मैं सारे डेटा देख रहा था, लगभग 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इनडायरेक्ट जॉब भारत में पिछले 1 वर्ष में मिली है। आए दिन 12% टूरिज्म बढ़ा उत्तर प्रदेश में, पता कर लेना। लेकिन कानून भारत सरकार का एक पैसे का योगदान नहीं है, देनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था कहाँ खराब है? बनारस से इलाहाबाद, कानून व्यवस्था कहाँ खराब है? तमाम जो हमारे शहर हैं, जो हमारे ओम प्रकाश जी, मेरे 2 सवाल है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, लॉ एंड ऑर्डर पर मुझे लगता है आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है जो आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है, आईपी सिंह जी, क्या गोरखपुर आईपी सिंह जी, हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दीजिए। आईपी सिंह जी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रकाश जी, रोज पाकिस्तान 2 बातें हैं। एक है कि आपकी सरकार 2012 में आई, 2015 में केंद्र से आपको शिकायत हो रही है और आपको लगता है कि टूरिज्म के प्रति ध्यान देने की जरूरत अब हो रही है। पिछले 3 वर्षों में जो 3 वर्ष आपके पूरे हुए हैं, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह सिर्फ किसी की है, एक सेकंड पार्टी की है। 1 सेकंड आपको भी मौका मिलेगा। तो एक तो ये कि अभी आपको जो याद आ रही है, अभी
आपके मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कार्यकर्ताओं से सबसे कहा कि अब चुनाव का बिगुल फूंकने की जरूरत है और सारे तैयार हो जाएं। इसी समय आपको याद आया कि केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रहा है। 3 साल बीत गए, 3 साल में आपने पैसे इस तरह से कभी नहीं मांगे थे। एक सेकंड सरकार से। दूसरी बात कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरे बजट में 170 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन आपने किया है वो टूरिज्म के लिए पर्याप्त है? इसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, कहां कहां क्या कर पाएंगे? आप एक महोबा का किला ठीक नहीं कर पाएंगे। सुनिए जी, महोबा का किला मेरे पास नहीं है, आप मेरी पूछ जानकारी लीजिए है। कि बनारस लखनऊ से हमने लाया तो बीच में कितने चलिए, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय भी जुड़ गए हैं। विनय जी, भोजन ले सकता है। विनय जी, यहाँ पे सीधे तौर पर पर्यटन विभाग में के कामकाज को लेकर जो अहम बातें आ रही है, सपा मानने को तैयार नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या है। सीधे तौर पर केंद्रांश को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। क्या पूरी तरह से पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर सियासत हावी है? देखिए, सीधे तौर पर मैं दोनों महानुभावों को करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर आईपी सिंह साहब को भी और अनिल पाठक साहब को भी, कि सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार टूरिज्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आगरा से लेकर के कुशीनगर तक और झांसी से लेकर के लखीमपुर खीरी तक पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। उसमें गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव दिया है? सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के बारे में जो जिक्र बार बार आता है, जिस गंगा की बात करते हैं, जिस वो घाटों की बात करते हैं, आज उसी बनारस में 5 घाट नए बन रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। आपने चालू करा है कि हमने मेरा ये मानना है कि अगर पर्यटन पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसकी बात हमको सुननी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ा मूर्ति बनवाऊंगा। अब वो मूर्ति कहाँ बन रही है? वो तो अकबर के दरबार का हिस्सा है। चले गर्रा चले माटी भवन दिखाई नहीं दे। विनय जी, जो बातें हैं कि केंद्र के वादे नहीं पूरे हो रहे, इस पर पूरी तरह से सपा सरकार हावी है, नहीं तय करते हैं। लेकिन जो बजट है, आईपी सिंह साहब चर्चा को हमेशा इधर उधर मोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविएट मत कीजिए। आईपी सिंह साहब चर्चा को मोड़ने की कोशिश टेंडर डाले हैं देश में। बेंगलोर उतरेंगे, मैसूर जाएंगे, टेंडर पड़ा है क्या? और भी जो डेस्टिनेशन सुविधाएं मिलेंगी। आईपी सिंह जी, सुन लीजिए, दुकान है या तो झूठ बोलती है तो दंगा कराती है, दूसरा कोई दुकान में आपका बिका है। आईपी सिंह साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की नहीं, सारे राज्यों का पैसा 12 साल में 8 साल आपकी सरकार रही है। 8 साल में आपने टूरिज्म पर क्या किया? उपलब्धियों में 5 ढाबे बता दीजिए, 5 ढाबे बताइए उत्तर प्रदेश में जहां यात्री रुककर भोजन कर सकते हो, आराम कर सकते हो। 5 स्थान बताइए 300-300 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए, जब यात्रा हम करते हैं उत्तर प्रदेश में कोई वेन्यू नहीं मिलती ठहर के पानी पीने का, छोटे मोटे ढाबों के अलावा। आप रास्ते टूटे पड़े हैं। आप बनारस से आजमगढ़ जी, आईपी सिंह जी, एक वैलिड डिस्कशन कीजिए, डेविएट मत होइए और सीधे तौर पर जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है। विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, केंद्रांश को लेकर जो मांगे हैं राज्य सरकार की, क्या वो जायज है? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई राज्य सरकार ये आवाज उठा रही है कि जो उसका हक है उसको दिया जाए, जो पूरे बजट का प्रोविजन उसको दिया जाए, एरिया जो पेंडिंग है उसको दिया जाए। इस पर आईपी सिंह साहब बात नहीं करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करेंगे, वो कानून व्यवस्था इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। अगर बनारस के घाटों का जिक्र हो रहा है तो क्यों नहीं याद करते आईपी सिंह साहब कि 5 नए घाटों का निर्माण वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। यहाँ बात टूरिज्म की हो रही है क्योंकि टूरिज्म से पूरे प्रदेश का भला होगा। इसको अगर दूसरे दिशा में मोड़ना है, चर्चा को स्वागत है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार 8 वर्षों में क्या की समाजवादी पार्टी की सरकार जो रही है, यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ। 5 घाटों से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा। जवाब सुनिए जी। विनय जी, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ कि राज्य सरकार ने जितना बजट एलोकेट किया है, क्या वो काफी है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के प्रयास से 1600 करोड़ रुपए आपके आने जा रहे हैं सिर्फ वृंदावन, नंदगांव और बरसाने में, जहां पर कि वहां के सड़कों के ऊपर काम चल रहा है। जो नई एक कोशिश की जा रही है कि बरसाने को हम उसी तरीके से डेवलप करें जैसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में था, नंदगांव को हम गांव के रूप में डेवलप करें।
ये एक प्रयास अच्छा चल रहा है जी। खास तौर से घाटों को लेकर के सरकार की एक नई सोच बदली है, क्योंकि घाटों को संरक्षित करेंगे तभी नदी संरक्षित रहेगी। तो मथुरा में भी घाटों की कोशिश चल रही, बढ़िया किया जाए। अयोध्या में भी बात चल रही है, बनारस में खुद 4 नए घाट के निर्माण किए गए हैं। हेरिटेज आर्ट को भी लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री की बात नहीं है, हर आदमी आजकल जो नई बात कर रहा है टेक्नोलॉजी, हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर्यटन की बात कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार बढ़ करके कुछ नया करना चाहती है, तो उसमें केंद्र सरकार क्या सहयोग कर सकती है, इसके बारे में बात करें। इस जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते जी। आईपी सिंह जी, इस जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते। आपने बोला कि सपा को जनता ने वोट दिए, तो आपको भी वोट मिले हैं और आपने भी कई वादे किए उत्तर प्रदेश में। जी आप बता दीजिए कि भारत सरकार किस राज्य पर न्यौछावर होती रही है। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न मेरा है कि किस राज्य पर आज तक पिछले 15 वर्षों में भारत सरकार न्यौछावर होती रही है। ये राज्यों के अपने रिसोर्स होते हैं, अपना विजन होता है, अपना काम होता है। जैसे आपने कहा कि श्री ओम प्रकाश सिंह जी के प्रयास से ये अमूक कार्य हो रहे हैं, तो बधाई के पात्र मंत्री जी हैं। लेकिन आईपी सिंह जी आप घिर रहे हैं, आप सड़कों के कंस्ट्रक्शन के मामले में आप घिर रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी आप बोले। भारत सरकार देखिए, मैं बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में देसी पर्यटन में दूसरे नंबर पर है, तीसरे से दूसरे पर हमने नया लाया है जी। और विदेशी पर्यटन पर हम चौथे नंबर पर हैं। ये कहीं आंकड़ा निकाल ले, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार की आंकड़ा है जो अभी जस्ट डायरी निकली है जी। एसोचैम का आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं है ये जरा डायरी मंगवा ले साहब हमारे, और जरा देख ले के लिए, तो उसके डेस्टिनेशन में आगरा फर्स्ट होता है, ताज देखना होता है। अच्छा नहीं, अयोध्या को नाम नहीं दिया गया, पता कर लीजिए। जिस अयोध्या को लेकर सरकार बनाया है, अभी जो मोदी सरकार जी ने आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है, जिम्मेदारी उससे आगे भी। काशी और मथुरा, अयोध्या भूल गए, जहाँ से आपकी पहचान है वही भूल गए। जिसके नाम लेकर राम बैतरनी पार करना चाहते थे, उसी राम को भूल गए। अयोध्या का नाम नहीं है, आप पता कर लो। आप अयोध्या में भी निर्माण कराइए, जहां मुलायम सिंह जी ने स्वीकार किया कि हमने हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। आप इस बात को स्वीकार करिए कि एक कम से कम सरकार प्रायश्चित करे। अयोध्या में हजारों कार सेवकों पर नेताजी ने स्वीकार किया कि हमने मुद्दे से भटकाने वाली बात हमेशा कह देते हैं। ये आप मान लीजिए कि केंद्र की तरफ से मदद की दरकार है और ये अधिकार है राज्य का, इसे आप जितनी जल्द देंगे स्पीड अप होगा। लेकिन जो बाकी मसले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हिलाल नकवी जी आपसे जानना चाहेंगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बोलकर अपनी बेईमानी को आप दोनों भी शांत हो जाए। हमारे बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी अहम राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। हिलाल नकवी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य सरकार को जो काम करने थे, आपको लगता है जमीनी स्तर पर वो काम हुआ है? अरे जायापुर गांव को चर्चा में आए हैं, लेकिन ये तो जायापुर गांव जो गोद लिए इस तरह से चर्चा नहीं होती है, इस तरह से झगड़ा होता है। ओम प्रकाश जी, पैनल में और भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी कुछ अच्छी राय मिल जाएगी, कुछ सुझाव मिल जाएंगे। तो इतना कोई कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तरीका ही नहीं बात करने का। हिलाल जी आप बोले। पर्यटन पर आप चर्चा कर रहे हो यार, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ जाता है? अभिलाषा जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, चौथी विदेशी पर्यटक है हमारे पास। हिलाल जी आप बोले। देखिए अभिलाषा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों कटघरे में हैं और दोनों अपने जो उनके मेन इश्यू है उससे भाग रहे हैं। जो वादा करके आए थे, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो वादा किया गया था, निश्चित रूप से वो वादे अगर पूरे किए जाते उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहां पर पर्यटन जो है उसका विकास होता। लगातार हर अपनी स्पीच में लोकसभा के इलेक्शन में नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आकर के इस बारे में बात की है कि वो उनकी अगर सरकार बन करके आती है तो वो यहाँ के ऊपर क्लस्टर्स डेवलप करेंगे। उन्होंने यहाँ पे आकर के कहा था कि वो किस तरह से गंगा की सफाई कराएंगे, उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो वाराणसी को कोयोटो बनवाएंगे। आज की तारीख में उन्होंने किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है।
उन्होंने टूरिज्म के नाम के ऊपर कहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी संभावनाएं, जिसमें एक बहुत बड़ी संभावना हैंडीक्राफ्ट बताई थी, और वो भी उन्होंने बनारस और उसके आसपास का क्षेत्र बताया था जहां से कि वो लोकसभा का इलेक्शन जीत करके गए हैं। आज की तारीख तक की केवल 100 करोड़ रुपया जो है वो बनारस या उसके आसपास के बुनकरों के नाम के ऊपर एलोकेट किया गया। उसके बाद से कोई एलोकेशन जो है वो साइजेबल अमाउंट नहीं किया गया है। तो देखिए, ये बात एक बिल्कुल निश्चित रूप से जान ले कि अगर आज की तारीख में कोई ये कहता है कि बनारस तक जाने में सड़कें ध्वस्त हो गई, तो वो कभी गया ही नहीं है लखनऊ से बनारस। वो कभी लखनऊ से बनारस बाय रोड नहीं गया है। लेकिन अगर वो गया होता तो ये बात क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को कहता, यहाँ से और बरेली के लिए अगर कहता है, क्या बात करते हैं अभिलाषा जी, हम अभी बनारस हो जब आप जब जब बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। साहब ऐसे कुछ नहीं होगा। आईपी सिंह जी, सुन लीजिए उनकी बात को। कुछ वैलिड पॉइंट्स वो रेज कर रहे हैं, सुन लीजिए। अपने विपक्षियों को बेहतर तरीके से सुनना चाहिए। तरीका थोड़ी हुआ। इतना प्लीज मेंटेन कीजिए आप लोग। अपने विपक्षियों को जितना सुनेंगे आप, आपके लिए बेहतर होगा। खुद जवाब देने में भी आपको सहूलियत होगी। हिलाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट, उसका विकास, उसका बनवाना, उसको ठीक तरह से रखना, ये सारा का सारा कार्य केंद्र सरकार का है। हम अगर आज की तारीख में जिस बात को लेकर के अपने उससे भटक जाए कि साहब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है, तो यहाँ पर कितने पर्यटक ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आए हो भ्रमण के लिए और उनके साथ कोई भी वारदात हो गई हो। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन किसी पर्यटक के साथ कौन सी घटना हुई है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसे राजस्थान में हुआ है, जैसे दिल्ली के अंदर टैक्सी के अंदर हुआ है, इस तरह की एक भी वारदात उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अगर आप जो है वो बड़ी समस्या आप नहीं मानते, लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेकर के चीजों को नहीं बिल्कुल मानते, लेकिन पर्यटकों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। चलिए आसिम जी, पर्यटकों के आसिम जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हुई है आगरा में ही पर्यटकों के साथ हो चुकी है, महिला जान बचा के भागी होटल से। एक पर्यटक के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई जी। होटल के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए, होटल के अंदर अगर दुर्घटना की बात कर रहे हैं तो वो प्राइवेट एक जगह है जहां पे होटल की जिम्मेदारी है। होटल के अंदर पुलिस वाला नहीं जाएगा। सरकार की। इसके अलावा एक गुडविल की चीज होती है। आप जिस स्पॉट्स पे जाते हैं, आपको गाइड्स कैसे घेरते हैं, वहाँ के लोकल लोग कैसे घेरते हैं, इसका भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। काट दिया गया है एक गुडविल भी। वहाँ के पास लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर से सिर्फ हम अपराध से ही जोड़ के नहीं देख सकते हैं, इसमें गुडविल भी एक मैटर है। कोई घटना नहीं हुई जिसका सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाना चाह रही है। जी आसिम जी। जी देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पर्यटन की तरफ ध्यान दिया, हर क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं, पर्यटन की तरफ भी ध्यान दिया उन्होंने। देखिए, वाइल्ड लाइफ पर्यटन हमारे यहाँ बढ़ाया गया जी। जिस तरह से इंटर स्टेट एयरलाइंस शुरू की गई, ATR विमान लगाए जा रहे हैं, छोटे विमान लगाए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पिछले 20-25 साल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बताइए जिसने अपने क्या इंटर स्टेट इस तरह से एयरलाइंस शुरू की हो पर्यटन के लिए। जी कोई एक अगर हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, श्रवण योजना भी है। मैं अनिल ठाकुर जी से कहता हूँ, मैं अनिल ठाकुर जी से, कमी नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, योजनाओं में कमी नहीं, बहुत देर से मैं बैठा हूँ जी। मैं अनिल ठाकुर जी से एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर हमने ये बात, इन्हीं ने कहा सड़कें ध्वस्त, मैंने इनसे ये बात पूछी कि नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की है। अनिल ठाकुर जी ने एक बार मेरा समर्थन नहीं किया। अगर ये एक बार मेरा समर्थन करते तो मैं इनकी नियत पर शक ना करता। नहीं, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ आपसे, इस पर मैंने पहले ही कहा, इस पर मैंने स्टेटमेंट दे दिया था। मैंने कहा था कि ये जिम्मेदारी केंद्र की है। अपोजिट बात को पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर शक मत करिए। मैंने रिएक्ट किया। अभिलाषा एक सेकंड, अनिल साहब मुझे बोलने दीजिए। अनिल साहब मुझे एक लाइन में मैंने ये कहा, वकार साहब मैंने ये कहा, एक सेकंड मैं नहीं सुनूंगा इस तरह से। एक सेकंड, नहीं, मैंने ये कहा, नहीं, आप डिस्कशन में बैठेंगे, आसिम साहब तो सुनना ही होगा। ये कोई बात नहीं है कि आप नहीं सुनेंगे। देखिए, मैंने ये कहा कि बिना हीला हवाली के केंद्र सरकार को राज्य का जो कुछ भी है वो देना चाहिए, मैंने ये कहा। और अगर ये केंद्र सरकार अगर राज्य को नहीं देती है तो वो गलत है, उसकी गलती है। यूपीए गवर्नमेंट ने रखरखाव का दिया था,
सिर्फ 17 करोड़ 40 लाख रुपए। एक मिनट थोड़ा बोल, देखिए लेकिन सुनिए मेरी बात, जो बजट का एलोकेशन है उसमें आपका मेजर रोल है, आपका झांसी मेजर रोल है। आप 30 करोड़ पे आपका अधिकार है, तो आप उसे मांगे, नहीं मिला है, ये एक बड़ी बात अभिलाषा है। जी, आप लेकिन अभिलाषा जी, पर्यटन को बेहतर सही ट्रैक पे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, इससे आप नहीं पीछे हट सकते। अरे आप 170 करोड़ का बजट बनाते हैं, उसे 170 करोड़ में क्या कर लेंगे आप? मोदी साहब मुंह से बोलेंगे और पर्यटन बढ़ जाएगा। मोदी साहब ओम प्रकाश जी, आप कीजिए, अनिल ठाकुर जी लखनऊ आइए, आप दिखाते हैं कि किस तरह से हेरिटेज जोन में काम किया जा रहा है। अरे ये चुप रहे, तब बोलेंगे, मैं खड़ा करें तब बोलो। मैं आपको दिखाता हूँ जो हजरतगंज बस चुका था, बन चुका था, वहाँ चौक में आइए, साइकिल इनका सिंबल तो साइकिल ट्रैक बन रहा है। आइए चौक में, 3.5 किलोमीटर की सड़क बनाने में इनको 3 साल लग गए। काम हो रहा है, किस तरह इलाहाबाद में काम हो रहा है, किस तरह से आप देखिए हेरिटेज लोहिया पथ के निर्माण में 7 किलोमीटर के निर्माण में इनको 3 साल का वक्त लगा। ये विकास है इनका। साहब या तो बुलाया कीजिए तो कम से कम एक पैटर्न बनाइए टाइम का कि आप तो 11 महीना में अच्छी पूरा देश में ताजमहल बनवा दिए हैं, भटकाया जा रहा है इस तरह से। आप 11 महीना में भारत सरकार ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर बना दिया। पर्यटन मंत्री हैं, एक काम हुआ, मोदी साहब 11 बार पैजामा 13 बार कुर्ता बदल रहे हैं। ये दिन भर में एक काम अच्छा कर रहे हैं, पैजामा कुर्ता जरूर बदल रहे हैं। आप क्या कम कपड़े बदलते हैं क्या? वो तो उनकी बात चले तो चोला बदल दे। ना हम कपड़ा छोड़ो यार, लेकिन एक बात बताइए कि सिर्फ प्रधानमंत्री को कोसने से क्या जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा कि आपका ध्यान भटक रहा है? उनकी कमियों के लिए, केंद्र की नीतियों के लिए उनकी कमियां बताइए, लेकिन अगर सिर्फ हम कोसते रहे प्रधानमंत्री जी, तो जो आपकी जिम्मेदारी है वो कौन पूरा करेगा? प्रधानमंत्री जी जो बोलते, सुनिए देश के सर्वोच्च पद पर हैं, जो बोल रहे वो उसको करना चाहिए, ये जिम्मेदारी का पद है। और एक जिम्मेदार आदमी जब बोले, हम पर्यटन मंत्री हैं, हम कोई बात बोले तो हमारी बात को पकड़ा जाएगा, हमें अपनी जिम्मेवारी का बोध होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री हैं तो हम मंत्री हैं तो हम पर उंगली उठेगी, वो प्रधानमंत्री हैं तो उन पर उंगली उठेगी। और ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी यदि कहीं जाते हैं तो पर्यटन की बात करते हो, पर्यटन पे एक पैसा नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश में आज आप कहीं पता कर लीजिए कि हम दूसरे नंबर पर देशी पर्यटन में आ गए, विदेशी पर्यटन में हम चौथे नंबर पर हैं। हम रोज पर्यटन के लिए एक से एक प्रचार से लगायत, प्रसार से लगायत, हमने देव दीपावली हिंदुस्तान में उस दिन करोड़ों का बनारस में हुआ है, पता कर लीजिए। और उसमें पर्यटन विभाग ने कितना योगदान दिया, गंगा महोत्सव ने हमने कितना अच्छा काम किया। इस बात को आगरा का पहली बार 14 तारीख को हमने ताज डे बनाया, ताज डे में दुनिया के लोग आए और ताज में क्या क्या खूबी है उसे बताने का हमने उसे पुरस्कार दिया। और हम हर जगह, हम रामचरितमानस पर हम चाह रहे हैं कि उनका एक संग्रहालय बने, हम चाह रहे हैं कि बनारस बौद्ध पथ पर भगवान बुद्ध का लाइट एंड साउंड दिखाया जाए, झांसी की रानी जो बंद थी उसे ठीक कराया जाए। हम तो दिन रात घाटों में पता कर लीजिए, सुबह बनारस का हमने चालू कराया। और किसी अभिलाषा, ओम प्रकाश जी, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आप जिस तरह से सफाई महोत्सव मनाते हैं उसी तरह से 27 सितंबर को, एक सेकंड आईपी सिंह जी, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आप सफाई महोत्सव मनाते हैं उसी तरह से 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस है, उसको भी मनाएं और पूरे राज्य में मनाएं। देखिए, मेरे कहने का मतलब जो मैं बजट की बात कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आप अगर बजट, आईपी सिंह जी, एक सेकंड, आईपी सिंह जी, लखनऊ मनाया गया, आईपी सिंह जी, मैं ये इसलिए कह रहा था कि आप अगर बजट बढ़ाएंगे पर्यटन का विकास होगा, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए पर्यटन जॉब भी क्रिएट करता है, रोजगार क्रिएट करता है और आपके यहाँ रोजगार क्रिएट होगा। चलिए ओम प्रकाश जी, करना आपको है, आप पर्यटन मंत्री हैं, इसे सुझाव के तौर पे रखिए। चलिए आप पता करिए कि पर्यटन में मैंने बजट बढ़वाया है कि नहीं बढ़वाया है। पर्यटन में बजट बढ़ा नहीं, जो लोग पर्यटन, जो दिन भर पर्यटन में सोते जागते, उनको भी पर्यटन के लिए कुछ करना चाहिए। पूरे देश का जो लोकेशन है 400 करोड़ है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। आईपी सिंह जी अपनी बात संक्षेप में रखें। यहीं से प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं,
और यहीं से गृह मंत्री है उत्तर प्रदेश से, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और करूंगा कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन ज्यादा करता, चावल भी करता, दाल भी करता, यहाँ खाना भी सस्ता होना चाहिए कि जो टूरिस्ट आए उसको सस्ता होटल मिले, उसको टैक्सेस आप लगाए हुए, सारे सर्विस टैक्स आप लगाए हुए, यूरिया आप महंगा किए हुए, किसानों को कुछ दे नहीं रहे। आप जो है वो सारा सब राज्य सरकार करे। 56 इंच का सीना किसका? नरेंद्र मोदी का। 56 इंच का सीना दिखा के वोट किसने मांगा? नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद में जब आप करना है सारी राज्य सरकार करे, सरकार क्या करेगा? आप पर्यटक को बुला के लाते, किसके दम पे बुला के लाते? राज्य सरकारों से बुला के लाते। केंद्र सरकार सिर्फ अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है उससे लगातार भाग रही है। अहम राय देने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे लेकर देश की बात। बने रहिए हमारे साथ। सरकार ने फिर जारी किया जमीन अधिग्रहण अध्यादेश। राष्ट्रपति ने किए दस्तखत। अध्यादेश में शामिल किए गए लोकसभा में पारित विधेयक के 9 संशोधन। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस पर ली चुटकी, कहा सरकार की गलतियां छोड़कर ढूंढें अपने नेता। बेंगलुरु में रैली में गरजे मोदी, कहा देश में दूर हुआ निराशा का माहौल। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारी नीति भले एक हो लेकिन नीयत अच्छी। देशवासियों से कहा जिस भरोसे से सत्ता दिलाई उसे टूटने नहीं देंगे। बीजेपी के 10 करोड़ की सदस्यता के दावे की हकीकत खुली। एक ही नाम से रजिस्टर्ड कई मोबाइल नंबरों से फोन करने पर भी मिल रही है सदस्यता। कंपनियों के नाम पर जारी सिम कार्ड पर भी मिल रही है सदस्यता। मिशन 2017 की तैयारी में जुटा बीएसपी खेमे में मंथन का दौर जारी। पुराने कार्यकर्ताओं के बजाय नए चेहरों पर मायावती लगाएंगी दांव। और विवादों के बीच शुरू हुई ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने लिखा जस्टिस कुरियन जोसेफ को कड़ा पत्र। संस्थागत और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संस्था को देनी होगी वरीयता। और गोवा में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने फैब इंडिया के शोरूम में ट्रायल रूम में पकड़ा कैमरा। मामला हुआ दर्ज। नमस्कार, स्वागत है देश की बात में। मैं हूं अभिलाषा। अगले 1 घंटे में सबसे पहले हम रुख करेंगे राजपथ का और दिखाएंगे कि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को क्या भरोसा दिलाया और क्या कहा अपनी नीतियों और नीयत के बारे में। साथ ही आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किस पर ली चुटकी। साथ ही ये भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने किसे बताया गांधी। और इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि राष्ट्रपति ने फिर दी मंजूरी जमीन अधिग्रहण अध्यादेश को। आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में खोई जमीन पाने के लिए मायावती अब किस पर जताएंगे भरोसा। और साथ ही देखेंगे कि क्या है हकीकत बीजेपी के सदस्यता अभियान की। इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि किसके बारे में पढ़ाया जाएगा 12वीं की किताबों में। जब राजकाज का रुख करेंगे तो आपको दिखाएंगे किसने दूर की रिजर्व बैंक के गवर्नर से मतभेद की अटकलें। और ये भी देखेंगे कि किस मंत्रालय में 100% पारदर्शिता के लिए चल रहा है काम। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन करेगा पूरे देश में 3G 4G नेटवर्क वाले वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए 7,000 करोड़ का निवेश। और न्याय मंच में हम आपको बताएंगे कि विवादों के बीच गुड फ्राइडे पर शुरू हुई ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस से पहले चीफ जस्टिस दत्तू ने क्या दिया सहयोगी जज को जवाब। साथ ही ये भी देखेंगे कि संपत्ति जब्त किए जाने के पीछे क्या आरोप लगाया मारन बंधुओं ने। चौथे स्तंभ का रुख करेंगे तो आपको बताएंगे एफएम रेडियो के तीसरे चरण के लिए कितने आवेदन मिले सरकार को। और आज देश की बात के संपादक हैं देश बंधु के समूह संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव, जिन्होंने राहुल गांधी के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर अपनी राय जाहिर की है। साथ ही आज देश की बात में जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो भी दोहराते चले। आज हम आपसे पूछ रहे हैं
क्या 10 महीने में उम्मीदों पर खरी उतरी है मोदी सरकार? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कॉल के जरिए हमें अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, फोन कीजिए हमें। साथ ही जो सोशल साइट्स के पते आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। जो बेहतरीन राय और प्रतिक्रियाएं हैं हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजपथ के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, विपक्ष पर भी निशाना साधने से वो नहीं चुके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ जनता ने बीजेपी की सरकार को चुना है, हम उसे पूरा करेंगे। हम लोगों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। देश का भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है और मेरी देशवासियों ने मुझसे अपेक्षा की है कि मोदी जी कम से कम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए। और मैं देश को वादा करता हूं, जिस इरादे से आपने मुझे काम दिया है, आपका वो इरादा पूरा करके रहूंगा। तो प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा और ये उम्मीद जताई, ये भरोसा दिखाया आम जनता को, कहा कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने चुना है बीजेपी सरकार को, वो तमाम वादे बीजेपी पूरी करेगी। कालाधन के मुद्दे पर भी लगातार सरकार को घेर रहे विपक्ष पर बेंगलुरु में पीएम मोदी ने जमकर हल्ला बोला और अपनी सरकार के 10 महीने की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने आते ही काले धन पर एसआईटी का गठन किया। आज पूरी दुनिया ने इस मसले पर हमारी बात मान ली है। कब आएगा काला धन, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा झूठ चलाया भाइयों बहनों, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो इतना चीखना चाहते थे, इतना चिल्लाना चाहते थे कि सत्य की आवाज दब जाए। काले धन के संबंध में निर्णय करने को तैयार नहीं थी, एसआईटी बनाने को तैयार नहीं थी। हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनाने का निर्णय कर लिया और एसआईटी ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईटी अपना रिपोर्ट दे रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो काले धन के मुद्दे पर जहां एनडीए सरकार घिर रही है कि काला धन का जो वादा किया था देश में वापस लाने का, उस पर पीएम की सरकार जो है वो असफल रही है, तो वही पीएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो बड़ा कदम हमने उठाया एसआईटी का गठन करके, वो पिछली सरकार ने नहीं किया और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें मोदी सरकार द्वारा पुराने कांग्रेस सरकार की ही योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती रही है। पीएम मोदी ने इन योजनाओं को लेकर नियत और नियति का अंतर साफ किया। कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नियत होती है और हमारी नियत, आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं थी, हमारी नियत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस कोयले का कालिख ने कांग्रेस सरकार का मुंह काला करने का काम किया, उसे हमारी सरकार ने हीरे में तब्दील कर दिया। आपने जो सरकार बनाई, जिसने कोयले में हाथ डाला, पहले कोयले में हाथ डाला था तो तिजोरियां भरने लग गई थी लोगों की। हमने कोयले में हाथ डाला, कोयले को हीरा बना करके देश के सामने समर्पित कर दिया है। बेंगलुरु में चल रही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने न सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, विपक्ष निराश और हताश है, उन्हें सरकार की गलतियां छोड़कर अपने नेता को ढूंढना चाहिए। शाह का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ था, जो 1 महीने से ज्यादा वक्त से छुट्टियों पर हैं।
राहुल की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस साफ साफ जवाब नहीं दे पा रही है, लिहाजा सियासी गलियारों में पार्टी की खासी किरकिरी हो रही है। करीब 45 मिनट से भी ज्यादा के अपने संबोधन में अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने अच्छे दौर की ओर लौट रही है। सरकार का 10 महीने का शासन भ्रष्टाचार मुक्त रहा है और आम आदमी, खासतौर से किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कन्या भ्रूण हत्या और देश में मैला ढोने की प्रथा खत्म करने पर भी बल दिया। तो पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सुबह करीब 11 बजे कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। केंद्र में सरकार बनने और अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों समेत कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बैठक में उन राज्यों में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा जहां अभी पार्टी कमजोर मानी जाती है, खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में, और इसके अलावा लोगों तक बीजेपी सरकार के फैसलों और किए जा रहे कामों को सही तरह से पहुंचाने के तरीकों पर भी इस कार्यकारिणी में विचार होगा। तो बेंगलुरु में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अगले 20 साल तक देश में मोदी राज रहेगा। जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अगले 20 साल तक सत्ता में बनी रहेगी और हमारी सरकार ने ई गवर्नेंस पर जोर दिया है। जावड़ेकर ने साल 2014 को बीजेपी के लिए विजय वर्ष करार दिया। मोदी सरकार हैज अराइव्ड। मोदी सरकार आ गई है, छा गई है और रहेगी देश के लिए काम करते, और आने वाले 10-20 साल वो ये काम करती रहेगी और अच्छा देश का रूप, तस्वीर बदलेगी और लोगों का उससे बहुत फायदा होगा। Not only about investment but has come out of policy paralysis, and therefore what we have given in the 110 months is the good governance with transparency, and that good governance is transparency is reflected into our actual success in the coal mining auction and the spectrum auction. भले ही बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब पार्टी की निगाह बिहार विधानसभा चुनाव पर है और पार्टी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अभी से बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार का चुनाव इस साल है और बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी के मिलकर ही पिछले बार लोगों ने हमें चुना था, जैसे ही बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा, क्योंकि जेडीयू ने तोड़ा, तो जैसे ही उन्होंने तोड़ा, बिहार में फिर से जंगल राज कायम हुआ है। यह जंगल राज 2 है और इसलिए ये जंगल राज के खिलाफ बिहार में बहुत बड़ा असंतोष है। हम पूरी लगन और मेहनत करेंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूर्ण बहुमत देंगे, ये विश्वास भी उन्होंने जताया। तो ये कार्यकारिणी बैठक बीजेपी के लिए बेहद अहम है क्योंकि आगामी अलग अलग प्रदेशों में चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार किया जाएगा और दिल्ली में मिली हार के बाद ये और भी ज्यादा अहम है कि पार्टी किस रणनीति पर चलकर इन राज्यों में फतेह हासिल करेगी, क्योंकि जो विजय रथ था वो दिल्ली में जाकर रुक गया, थम गया।
बढ़ते हैं आगे और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर दोबारा हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी है, लिहाजा यह अध्यादेश दोबारा आएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप यह अध्यादेश 5 अप्रैल के बाद खत्म होने वाला था। कानूनन कोई भी अध्यादेश 6 महीने के लिए और संसद की कार्यवाही जारी रहने की स्थिति में संसद शुरू होने से अगले 6 हफ्ते तक प्रभावी रहता है और यही वजह है कि अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। अब लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में इस बिल को पारित कर दिया गया था, जबकि राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया था। ऐसे में सरकार ने राज्यसभा के बजट सत्र का सत्रावसान कर इस अध्यादेश को दोबारा जारी किया है। कांग्रेस, वामपंथी दल, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत एकजुट विपक्ष पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर मोदी सरकार किसानों को आहत कर रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि देश में विकास कार्यों को गति देने के लिए 2013 के कानून में संशोधन करना जरूरी हो गया था और इसमें किए गए संशोधन किसी भी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं है। भूमि विधेयक पर आलोचनाओं से घिरी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ये मुद्दा छाया हुआ है। 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण बिल पर बुकलेट बांटने के साथ की गई। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बातचीत में किसानों को शामिल करने और विपक्ष द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगी। बीजेपी ने साथ ही ये भी कहा कि वो विपक्षी दलों और किसानों द्वारा सुझाए गए बदलावों के लिए भी तैयार है। बीजेपी महासचिव पी मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर विचार मंथन करेगी और अगले महीने सत्ता में 1 साल पूरा होने के मौके पर सरकार के अच्छे काम के प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान भी चलाएगी, ताकि सरकार के 1 साल के अच्छे काम आम लोगों तक पहुंचाए जा सकें। इधर दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे। केजरीवाल मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। आप जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी है। 22 अप्रैल को पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक मार्च करेगी और इस विरोध मार्च की अगुवाई खुद सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण बिल अभी भी संसद में लटका हुआ है। सरकार ने पहले भी अध्यादेश लाकर इसे लागू किया था और एक बार फिर से अब सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आई है। हालांकि इसे किसान विरोधी और गरीब विरोधी बताते हुए सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन बीजेपी हर हाल में इसे पास कराना चाहती है और इसीलिए दोबारा इस अध्यादेश को लाया गया है। दूसरी तरफ सदस्यता अभियान की सफलता से उत्साहित और गदगद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तुलना महात्मा गांधी, लोहिया और जेपी से कर दी। पीएम ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिस तरह गांधी जी ने बड़ी संख्या में लोगों को आजादी के आंदोलन से और जेपी ने संपूर्ण क्रांति से जोड़ा, उसी तरह बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी से जोड़ा गया है। मोदी की आंधी जनता के बीच से जा रही है, लेकिन मोदी शाह को गांधी बनाने में लगे हैं। गिरिराज नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें तो वो नहीं रोकते। नेताओं के बयानबाजी नहीं रुकती, लेकिन तमगा अपने नेताओं को जरूर बांटा जा रहा है। शाह बने गांधी, मोदी की गई आंधी। पहले पार्टी के शहंशाह, अब बने गांधी। पार्टी की साख गिरी, शाह की साख बढ़ी। अमित शाह के आ गए अच्छे दिन। गांधी, जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने जाति छुआछूत के भेदभाव को मिटाया। लोहिया, जिन्होंने समाज में समानता लाई, जिन्होंने समाजवाद का अलख जगाया। उनकी तुलना अमित शाह से। लोहिया और गांधी चमत्कारी पुरुष हैं, ये तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन बीजेपी नेता अमित शाह गांधी और लोहिया की तरह चमत्कारी पुरुष हैं, ये बात गले में शूल की तरह अटक गई है। मोदी इतना कुछ कह देंगे ये किसी को नहीं पता था। नरेंद्र मोदी अमित शाह को गांधी बना देंगे,
ये सोच से परे है। सबको पता है कि अमित शाह मोदी के लिए क्या है। गुजरात से लेकर केंद्र तक अमित शाह मोदी से साए की तरह लिपटे हुए हैं। शाह फर्जी एनकाउंटर में जेल जा चुके हैं, लेकिन गांधी जेल गए थे तो देश को आजाद कराने के लिए। अमित शाह धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन गांधी और लोहिया देश में एकता का नारा देते थे। मोदी ने गांधी और लोहिया की तरह अमित शाह को चमत्कारी बताया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। लोहिया और गांधी की तरह तो कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ है अभी, तो अमित शाह कैसे हो सकते हैं जो बहुत सारे ऐसे इल्जामात से घिरे हुए हैं कि जिनको बयान करने में भी अफसोस होता है। अब आपको बताते हैं कि शाह कैसे मोदी के गांधी बने। पहले लोकसभा की लड़ाई में अमित शाह ने यूपी से 73 सांसदों की सौगात दी। फिर मोबाइल फोन से करीब 10 करोड़ सदस्य बनाने का दावा किया। 10 करोड़ सदस्य ऐसे ही नहीं बन जाते, इसमें भी कई खेल हैं। देश में 92 करोड़ लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। कईयों के नाम 10-10 सिम हैं। हमने हजारों लोगों से जानना चाहा तो पता चला कि जिनके नाम एक से ज्यादा सिम हैं, वो भी बीजेपी के प्राथमिक मेंबर बन गए हैं। बाकायदा मेंबर नंबर भी आ गया। ऐसे ही नंबर से मेंबर बनाकर बीजेपी 10 करोड़ मेंबर बनाकर दावा कर रही है और इन्हीं आंकड़ों के सहारे पीएम मोदी अमित शाह की तुलना गांधी और लोहिया से कर रहे हैं। 10 महीने सरकार के हो गए, जनता के दिन अब तक अच्छे नहीं आए, लेकिन शाह के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। बीजेपी के नेता और सांसद सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा। गिरिराज सिंह जैसे नेता नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं, जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन यहाँ गांधी का तमगा बांटा जा रहा है। एक सर्वे में बताया गया है कि जनता के बीच बीजेपी की छवि लगातार खराब होती जा रही है। मोदी की लोकप्रियता भी 10 महीने में घटी है, लेकिन पार्टी और सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से, सतेंद्र है हमारे साथ। सतेंद्र, आज का सवाल आपके लिए एक बार दोहरा दूं। आज हम पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के 10 महीने का जो कामकाज है वो खरी उतरी है जनता की उम्मीदों पर? क्या सोचते हैं आप? जी देखिए, जहाँ तक मैं एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है मोदी सरकार लगभग हर मुद्दों पे तमाम सारे मतलब जो पार्टीगत मतभेद हैं या जो अवरोधक हैं उनसे लड़ते हुए एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर रही है, पिछली सरकारों से बढ़िया। जी, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल में हो, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम जान रहे हैं भूमि अधिग्रहण पहले कैसे होता था, अब उसको लीगलाइज कर चला रहे हैं और किसानों के ही हित में होगा, क्योंकि अगर सरकार को जमीन चाहिए वो तो देनी होगी विकास के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र, हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। मथुरा से एक और कॉलर संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है संतोष आपका देश की बात में। हम यही पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार 10 महीने के कामकाज में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? देखिए मैम, सबसे पहले मेरे की जो हमारा देश इतना बड़ा है, तो सबसे पहले बीजेपी ने जो काम किया है सरकार ने कि फॉरेन पॉलिसी पर, क्योंकि पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम में हमारी जो सरकार थी उसकी पॉलिसी इतनी खराब थी, क्योंकि मालदीव जैसे छोटे छोटे कंट्री भी हम पर आ भी रहते थे। तो मोदी सरकार की जो पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी आसपास की कंट्री में हमारी वैल्यू बढ़ी है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कंट्री भी हमें सीरियसली ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल पर जो गलती की बीजेपी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना बड़ा संशोधन कर रहे हो तो पहले आप लोगों में ही काम रहते ना, उसके बाद इस तरह का संशोधन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमें अपनी राय देने के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी बेंगलुरु में चल रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने नेताओं को गांधी का तमगा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पूरी सदस्यता अभियान है उसे लेकर जो सच्चाई क्या है इसकी चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के पीछे आखिर खेल क्या है। तमाम विरोधी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सवाल तो उठा रही है। कुछ पड़ताल एपीएन की टीम ने भी की और जो सच सामने आया उससे ये पता चलता है कि दाल में कुछ तो काला है। बीते सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दावा किया था कि उनके सदस्यों की संख्या 8.8 करोड़ हो गई है
और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। लेकिन क्या सच यही है? अगर नहीं तो गड़बड़ी कहाँ है? जब एपीएन की टीम ने सच जानने की कोशिश की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। हमारे कुछ साथियों ने बीजेपी के उस टोल फ्री नंबर पर कॉल किया जिस पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी का सदस्य बना जा सकता है, और बिना किसी डॉक्यूमेंट जमा किए ही हमारा एक साथी सदस्य बन गया। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खेल है, तो आपको बता दें कि पिक्चर अभी बाकी है। एक ही आईडी प्रूफ और एक ही नाम लिए गए 3 नंबर से टोल फ्री नंबर पर कॉल किया गया और उन तीनों नंबर पर अलग अलग सदस्य बनाने का संदेश आ गया। ऐसे कई नंबर से कॉल किया गया और सब पर वही रिजल्ट। यही नहीं, कंपनी के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड्स पर भी सदस्यता नंबर आ जा रहा है। अब ये पूछना तो बनता है कि अमित शाह जी, आखिर सच है क्या? ये सदस्यता अभियान मनुष्यों के लिए है या फिर मोबाइल नंबर्स के लिए? हमें इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि एक ही आईडी से लिए गए 3 मोबाइल नंबर से 3 सदस्य कैसे बन सकते हैं? जो सच हमारे सामने आए उसके बाद तो इस अभियान पर सवाल उठाना लाजमी है। वैसे बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बड़े खुश होकर इस उपलब्धि की गुणगान कर रहे हैं। हम घर घर जाएंगे, ऐसे बने 10 करोड़ सदस्यों के घर जाएंगे और उनको पार्टी में सक्रिय बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ अनेक महीनों में आगे 15 लाख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का एक भारी कार्यक्रम हम तैयार किया है अध्यक्ष जी ने। सच आपके सामने है, ये फर्जीवाड़ा है या इसमें कोई सच्चाई है, इसकी हम प्रामाणिकता नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसी भी स्तर पर बीजेपी की इस सदस्यता अभियान में धोखाधड़ी हो रही है तो ये भी देशव्यापी धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चलिए कुछ राय शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ अनुज प्रतापगढ़ से जुड़ रहे हैं। स्वागत है अनुज आपका देश की बात में। आज हम यही पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार के 10 महीने के कामकाज को अगर आम लोगों की उम्मीदों पर देखें तो क्या वो खरी उतरती है? गुड इवनिंग मैम। पहली बात, हमारे देश के इलेक्शन में, लोकसभा में युवाओं में बहुत आशा विश्वास के साथ मोदी को चुना जी। मोदी जी ने एक आशा थी, जो आशा थी इससे तो कुछ अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है उन्होंने किया है। कहना तो उन्होंने किया लेकिन किए नहीं, किसी से करना चाहिए वैसा नहीं। क्या कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं करती थी? वो काम तो करती थी, तो इन्होंने भी काम किया है, बेहतर नहीं किया है। चलिए बहुत बहुत जी शुक्रिया अनुज आपका हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जौनपुर से। स्वागत है विनय आपका देश की बात में। लगता है आपको कि मोदी सरकार अपने कामकाज में खरी उतरी है? चलिए हम फिर से इनके कॉल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं आज के प्रश्न पर हमारे। बढ़ते हैं आगे। 2017 की तैयारियों में जुटे बीएसपी खेमे में इन दिनों मंथन का दौर चल रहा है और अब इसे लोकसभा के हार की तिलमिलाहट कहें या फिर विधानसभा के लिए प्रयोगात्मक पैतरेबाजी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताने के बजाय नए चेहरों पर दाव लगाने की सोची है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी के कई पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो क्या यही वजह है जो मायावती इस बार नए चेहरों को मौका देने की सोच रही हैं? पेश है एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव और इसके बाद हुए सभी चुनाव में जनता के नकारे जाने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ी चुनौती अपने छिटक रहे नेताओं को एकजुट कर 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है। वहीं इस बार नए प्रयोग के तौर पर पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताने के बजाय नए चेहरों पर विधानसभा चुनाव का दांव खेलने का फैसला किया गया है। इसी पैतरे के मद्देनजर लखनऊ में हुए पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने सभी लोकसभा कमेटियां भंग कर दी, यानी कि जिन लोगों पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनके अधिकारों में कटौती की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा और सेक्टर स्तर के संगठन के ढांचे में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं।
संगठन का ढांचा जो है वही रहेगा पूरा का पूरा। लोकसभा कमेटी को भंग करके अब मजबूत संगठन बना दिया उन्होंने, और सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि हर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और उनके कार्य को बंटवारा किया है, जिससे संगठन और सुदृढ़ हो जाएगा। बस इसी को। बैठक में मायावती ने साफ साफ ऐलान किया है कि पिछली बैठक में पार्टी के भीतर 50% नौजवानों की भागीदारी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो जल्द से जल्द किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि संगठन में नए चेहरों को भी भरपूर मौका दिया जाए। अब इसे लगातार चुनाव में मिली शिकस्त कहें या फिर प्रयोगात्मक पैंतरेबाजी। 2017 के चुनाव में बीएसपी में कई नए चेहरे नीले झंडे के नीचे खड़े होते नजर आएंगे। हालांकि इसका पार्टी को कितना फायदा मिल पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। उनके पुराने साथी जो कि दलित चेहरे थे, जाने पहचाने चेहरे थे, वो पार्टी छोड़ के भी चले गए और उनको ये कह के गए कि साहब टिकट के लिए पैसे मांगे जाते हैं, और इस तरह के तमाम आरोप लगाए। और चाहे जिसमें अखिलेश दास हो, जुगल किशोर हो, दद्दू प्रसाद हो, तमाम लोग छोड़ के गए हैं। तो उससे एक घबराहट है मायावती जी में कि 2017 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या होगा। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कमेटियां गठित करने के प्रयोग को सफल नहीं माना गया और चुनाव के बाद भी सभी कमेटियां भंग कर दी गयी। वहीं 2017 के लिए मायावती ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है, यानी कि मायावती को भी भरोसा हो चला है कि अगर हाथी को दौड़ाना है तो नए चेहरों को लाना होगा। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। साल 2050 तक हिंदुओं की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी और इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर मुस्लिमों के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी पूरी दुनिया में 34% बढ़ेगी और ये 2050 तक करीब 1 अरब से 1 अरब 40 करोड़ तक होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2050 तक हिंदू तीसरे नंबर पर आकर पूरी दुनिया की आबादी का 14.9% हिस्सा बन जाएंगे। और खास बात यह है कि जो लोग किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी यानी करीब 13.2% होंगे। इस समय वो दुनिया की आबादी का तीसरा हिस्सा है, लेकिन हिंदू इन्हें पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं की बहुलता होगी, लेकिन इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 दशक में ईसाई सबसे बड़े धार्मिक समूह होंगे, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी किसी भी अन्य धर्म की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2050 तक मुस्लिमों की संख्या 2 अरब 80 करोड़ यानी दुनिया की आबादी का 30% हो जाएगी और ईसाइयों की आबादी उनसे थोड़ी ही ज्यादा करीब 2 अरब 90 करोड़ होगी, जो कुल आबादी का 31% होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वालों के बीच काफी कम अंतर रह जाएगा, जो इतिहास में शायद पहली बार होगा। 2010 में ईसाइयों की आबादी 2 अरब 17 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी 1 अरब 60 करोड़ थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इन्हीं रुझानों के आधार पर आबादी बढ़ी तो 2070 में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। देश भर में 12वीं क्लास में अब एनडीए 2014 की सरकार भी पढ़ाई का हिस्सा होगी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 11वीं और 12वीं के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें कुछ विषयों में नए अध्याय जोड़ दिए गए हैं तो कुछ विषयों के हिस्से को हटाया भी गया है। बोर्ड ने इन बदलावों की जानकारी स्कूल प्रमुखों को भेजी है। देश भर में 12वीं के राजनीति शास्त्र विषय में छात्र गठबंधन सरकारों जैसे एनडीए 1998 से 2004 के कार्यकाल, यूपीए के 2004 से 2014 के हिस्सों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई एनडीए सरकार 2014 के अंश को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पेचेको का इस्तीफा मंजूर हो गया है। एक सरकारी कर्मचारी को पीटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी साबित होने के बाद गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पेचेको ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पेचेको को 6 महीने जेल में गुजारने होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद पिछले साल नवंबर में गोवा विकास पार्टी के नेता फ्रांसिस्को को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।
नुवेम सीट से विधायक पचेको 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पुरातत्व और अभिलेखागार विभाग का भार संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को और शर्मिंदा नहीं करना चाहते। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने जुलाई 2006 में काम पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने के लिए 17 जुलाई 2014 को पचेको को दोषी करार दिया था और आदेश पर रोक के लिए पचेको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जब वहां से भी राहत नहीं मिली तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उधर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में कपड़ों की मशहूर चेन फैब इंडिया के शोरूम में ट्रायल रूम में कैमरा पकड़ा है। ये कैमरा चेंजिंग रूम के बाहर लगाया गया था और इसका लेंस चेंजिंग रूम की ओर था। इसके बाद उन्होंने लोकल एमएलए माइकल लोबो को फोन किया जो वहां पुलिस लेकर आ गए और इसके बाद एमएलए की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। ये घटना गोवा के कलंगुट बीच की है। जानकारी के मुताबिक गोवा में छुट्टियां मनाने गई स्मृति ईरानी जब फैब इंडिया के शोरूम में शॉपिंग के लिए गई तो वहां के चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करने जा रही थी। तभी उन्हें वहां पर कैमरा होने का शक हुआ। जब देखा तो चेंजिंग रूम के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने वहां से कैमरा बरामद किया और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से हिमालय की गोद में बसे नेपाल देश में शांति, स्थिरता और विकास के साथ खड़ा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को काठमांडू पहुंचे विदेश सचिव ने कहा कि नेपाल की समृद्धि, स्थिरता और शांतिपूर्ण रहने के प्रयास का समर्थन करने को भारत हमेशा तैयार है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की यात्रा के क्रम में काठमांडू पहुंचे जयशंकर ने नेपाल के विदेश सचिव बैरागी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों पक्षों ने नेपाल और भारत के बीच अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नेपाल यात्रा के दौरान हुए समझौते की समीक्षा की। नेपाल के विदेश सचिव ने बैठक के बाद कहा, हमने भारतीय पक्ष को आश्वस्त किया कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रयास यानी कि स्थायी जगह पाने के लिए का समर्थन करेंगे। बातचीत के दौरान पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर भी चर्चा हुई। उधर पाकिस्तान सरकार आतंकी सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को फंडिंग कर रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा हुआ है। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को लगातार मदद कर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाफिज भारत विरोधी गतिविधियों के लिए काफी मात्रा में फंड जुटा रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और आतंकी संगठन जमात उद दावा को फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान में सरकारी अफसर, आईएसआई और पाक सेना भी हाफिज सईद को मदद मुहैया करवा रही है। ये आलम तब है जबकि अमेरिकी सरकार ने हाफिज सईद को किसी भी तरह की मदद पर पाबंदी लगा रखी है और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान सरकार कुछ सैन्य अधिकारियों और आईएसआई के अधिकारियों के जरिए भी आतंकियों की मदद कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार और हाफिज सईद एक बार फिर भारत में मुंबई हमले जैसी किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और आइए अब देखते हैं पॉलिटिकल टॉप 10। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पार्टी ने एनडीए सरकार की जमीन नीति के खिलाफ 8 अप्रैल को राज्य भर में धिक्कार रैली निकालने का फैसला किया है। पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जनविरोधी इसे करार दिया है। निर्भया गैंगरेप पर विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली ब्रिटिश फिल्मकार लेस्ली उडविन ने कहा है कि सोनिया गांधी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किसी रेपिस्ट से कम नहीं है। उडविन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो ऐसे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या में एक विश्वविद्यालय परिसर में हुए आतंकवादी हमले को डरावना और बेहद निंदनीय बताया है। पीएम ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए इस हमले को निंदनीय और कायरतापूर्ण बताया। युद्धग्रस्त यमन में फंसे भारतीयों को लेकर राजधानी सना से रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान
जिबूती पहुंचा विमान ने 176 भारतीयों को सुरक्षित जिबूती पहुंचाया। सना से हवाई मार्ग के करीब 500 लोगों को निकाले जाने की तैयारी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा है कि उन्होंने नौसेना को साफ निर्देश जारी किए हैं कि देश की क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन करने वाली नौकाओं को पकड़ लिया जाए। सिरिसेना ने भारतीयों को मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाने के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए ये बयान दिया। तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच बनी सहमति का भारत ने स्वागत किया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई गई है कि यह आपसी सहमति 30 जून तक एक समग्र समझौते का रूप ले सकेगी। हालांकि ईरान ने कट्टरपंथियों ने संभावित परमाणु करार की आलोचना करते हुए इसे ईरान के लिए खतरनाक बताया है। दुर्घटनाग्रस्त जर्मन विंग्स के फ्लाइट के दूसरे ब्लैक बॉक्स से खुलासा हुआ है कि को पायलट आंद्रेयास लुफ्तिज ने जानबूझकर विमान को फ्रेंच एल्प्स की पहाड़ियों में गिरा दिया था। इस दर्दनाक विमान हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। छात्रों में कारोबार संस्कृति की भूमिका की सोच पैदा करने के लिए बाफा खेल की मदद लेने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी सहायक प्रोफेसर रजनी गणेश पिल्लई को उनकी इस कोशिश के लिए प्रतिष्ठित पेल्टियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोल इंडिया एक बार फिर अपने उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने से चूक गई है। कोल इंडिया वित्तीय साल 2014-15 में उत्पादन लक्ष्य से 3% पीछे रही है। इस दौरान कोल इंडिया ने 49.42 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया है। वित्तीय साल 2014-15 के लिए 50.7 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 31 मार्च 2015 को खत्म हुए वित्तीय साल में संशोधित अनुमान से 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 5.46 लाख करोड़ रुपए रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती के बावजूद सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पाने में सफल रही है। देश की बात में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे और जायजा लेंगे राजकाज का, देखेंगे न्याय मंच की खबरें और साथ ही रुख करेंगे चौथे स्तंभ का। स्वागत है आपका देश की बात में एक बार फिर से और आइए अब जायजा लेते हैं राजकाज का। बहुमत के साथ 2014 में सरकार गठन के बाद एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अहम फैसले लिए। इनमें से एक बड़ा फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को उस पद पर बनाए रखना भी है। शुरुआत में ऐसी खबरें भी आई कि सरकार और राजन के बीच संबंध काफी अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके आरबीआई के गवर्नर को लेकर मोदी कभी असमंजस में नहीं दिखे और न ही सरकार ने रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर कभी कोई अंकुश लगाया। बीच बीच में खबरें ये भी आती रही कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन के बीच संबंध ठीक नहीं है। कई बार राजन भी अपने बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा कराने का काम कर चुके हैं। इन सब विवादों के बावजूद गुरुवार को आरबीआई के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने खुले मन से रघुराम राजन की तारीफ की। उन्होंने राजन की अगुवाई में केंद्रीय बैंक की भूमिका पर संतोष जताया और आरबीआई के कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि राजन रिजर्व बैंक की नीतियों के बारे में पूरी बात सिर्फ 3 से 4 स्लाइड की प्रेजेंटेशन में समझा देते हैं और इसके बाद उन्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि उनकी सरकार रेलवे को पूरे तौर पर पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रही है और उसके लिए मंत्रालय ने खास योजना तैयार की है। सुरेश प्रभु ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय रेलवे के कामों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, जिसमें टिकट बुकिंग, कार्गो और टेंडर्स शामिल हैं। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। सुरेश प्रभु ने यह भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आए। रेल मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 8 से 9% की दर से विकसित होने का अनुमान है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। रेलवे ई टिकटिंग में हो रही जालसाजी और धांधली को रोकने के लिए रेलवे ने ई टिकट कैंसिल करवाने पर ऑटोमेटिक रिफंड की सुविधा को बंद कराने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने इस बारे में जल्द ही फरमान जारी करने की बात कही है। यात्रियों द्वारा सफर शुरू होते ही मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ई टिकट रद्द कर ऑटोमेटिक रिफंड लेने के कारण रेलवे को हर दिन भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रेलवे ने पिछले कुछ महीने की समीक्षा के दौरान
दौरान पाया कि ई टिकट बुक करने वाले दलालों का एक बड़ा रैकेट कुछ यही तरीका अपनाकर रेलवे को चूना लगा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। और भारतीय रेल ट्रेनों, कोचों, स्टेशनों और यहां तक कि बेडिंग तक की ब्रांडिंग की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेलवे को इस पहल से 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड मेंबर ट्रैफिक अजय शुक्ला की अगुवाई में बनी एक टास्क फोर्स ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट ये सौंपेगी और इसी के आधार पर प्रचार नीति और इसे लागू करने के तरीकों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल अगले 2-3 सालों के दौरान पूरे देश में 3G, 4G नेटवर्क वाले वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करेगी और इस पर कंपनी 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पूरे देश में इंटीग्रेटेड वाईफाई शुरू करने के लिए कंपनी अगले 2-3 सालों में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बीएसएनएल वाराणसी में पहले ही वाईफाई सर्विस शुरू कर चुकी है और इस साल के अंत तक ये सेवा बाकी पर्यटन स्थलों तक पहुंचा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक साल 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए भारत अपनी दावेदारी ठोक सकता है और इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाकी से इस संबंध में मुलाकात भी करेंगे। माना जा रहा है कि वो इस मुलाकात के दौरान इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं। साल 2020 ओलंपिक की मेजबानी टोक्यो करेगा और सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भारत के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की संभावनाओं पर विचार कर रही है। थॉमस बाकी 27 अप्रैल को भारत आने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि भारत की संभावनाओं को लेकर खासे उत्साहित हैं। एक अनौपचारिक बातचीत में थॉमस बाकी ने कहा था कि वो 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गौरतलब है कि साल 2016 में ओलंपिक का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जबकि 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा और भारत ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। इस मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम तय किया गया है, लेकिन इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया। हालांकि पीएम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी भारत करे। उधर स्विट्जरलैंड से विश्व भ्रमण पर निकले यात्रियों ने 2014 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा खर्च किया, जो पिछले साल होटलों में उनके खर्च के मुकाबले 11% ज्यादा है। विश्व के प्रमुख स्थलों में होटल खर्च पर hotels.com के होटल मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के यात्रियों ने 2014 में भारत में ठहरने पर सबसे ज्यादा खर्च किया। औसतन इस अवधि में उन्होंने 8,261 रुपए प्रतिदिन खर्च किया, जो 2013 के मुकाबले 11% ज्यादा है। इस रिपोर्ट में 18 देशों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि यात्रियों ने होटल के कमरों पर भारत में ज्यादा खर्च किया। इससे देश भर में होटल के कमरों के औसत किराए में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई। ये रिपोर्ट साइट्स पर बुकिंग पर आधारित है और इसमें विज्ञापन में दर्शाई गई दर के बजाय वास्तविक किराए के भुगतान को ध्यान में रखा गया है। साल 2013 में हांगकांग के यात्रियों ने भारत में सबसे ज्यादा खर्च किया, लेकिन 2014 में 7,753 रुपए के भुगतान के साथ वो दूसरे नंबर पर है और इसके बाद ब्रिटिश यात्रियों का स्थान रहा, जिन्होंने 7,616 रुपए प्रतिदिन खर्च किया है। और अब देखते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरें। उन्नीस बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। 1986 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त। 1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पीके सारंगी ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए। 1997 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी सेल्वा कुमार आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए। और 1987 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी आरपी गुप्ता कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए।
और अब देखते हैं न्याय मंच की खबरें। गुड फ्राइडे पर ऑल इंडिया चीफ जस्टिसेज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के बावजूद विवाद थम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस बारे में प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को चिट्ठी लिखी थी और मुलाकात भी की थी। अब ये सामने आया है कि जस्टिस एचएल दत्तू ने जस्टिस जोसेफ की चिट्ठी का करारा जवाब दिया है। हालांकि छुट्टियों के दिन काम करने के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। विवादों के बीच ऑल इंडिया चीफ जस्टिसेज कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, लेकिन गुड फ्राइडे को शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस विवादों में रही। अब सामने आया है कि इस बारे में जस्टिस कुरियन जोसेफ को लिखित चिट्ठी का प्रधान न्यायाधीश ने करारा जवाब दिया है। जस्टिस एचएल दत्तू ने अपने जवाब में लिखा है कि व्यक्तिगत हितों की बजाय संस्थागत हितों को वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही संस्था और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जस्टिस जोसेफ कुरियन ने अपनी चिट्ठी में गुड फ्राइडे पर कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर आपत्ति जताई थी और लिखा था कि छुट्टियों में धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक वजहों से वो केरल में रहेंगे। ऐसी कॉन्फ्रेंस दिवाली, दशहरा, होली या ईद पर नहीं आयोजित की जाती। उनका तर्क था कि धार्मिक और राष्ट्रीय छुट्टियों पर कॉन्फ्रेंस के आयोजन से गलत संदेश जा सकता है और अन्य संवैधानिक और सार्वजनिक संस्थाएं सभी धार्मिक छुट्टियों को अहमियत नहीं देंगी। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी आपत्ति को सांप्रदायिकता के चश्मे से न देखा जाए। मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्ष भावनाओं और छवि की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी हमारी संस्था को संविधान के तहत दी गई है, हम उससे दूर जा रहे हैं। जवाब में जस्टिस दत्तू ने इस चिट्ठी पर आश्चर्य जताया कि ऐसा खत उनके साथी जज ने लिखा है। जस्टिस दत्तू ने लिखा कि ये कॉन्फ्रेंस अप्रैल के पहले हफ्ते में इसलिए आयोजित की गई कि प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अदालत के रूटीन कामों से मुक्त रहेंगे और न्यायपालिका के मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगे। जस्टिस दत्तू ने यह भी लिखा कि जहां तक मेरा सवाल है तो मैं व्यक्तिगत हितों के बजाय संस्थागत हितों को वरीयता दूंगा। अगर आपके मुताबिक धार्मिक कर्मकांड और पारिवारिक मिलन संस्थागत हितों से ज्यादा अहम है तो आप अपने परिवार को दिल्ली बुला सकते थे। ऐसा कर आप संस्थागत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना सकते थे। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस पहली बार छुट्टी के दिन हो रही हो। इससे पहले 2004 में वाल्मीकि जयंती पर, 2007 में गुड फ्राइडे पर और 2009 में स्वतंत्रता दिवस पर यह कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में न्यायिक सुधारों, अदालतों में कंप्यूटरीकरण और मुकदमों का भार कम करने के उपायों पर चर्चा होगी। लेकिन हकीकत यह है कि सम्मेलन में शामिल होने वाले जजों को इस मुद्दे पर भी सोचने को मजबूर किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी और अपने भाई की संपत्ति कुर्क कर लिए जाने पर डीएमके नेता दयानिधि मारन ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का और एजेंसी पर किसी की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दयानिधि, उनके भाई कलानिधि और उनकी पत्नी कावेरी के 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। मारन ने कहा कि वो कानून का सहारा लेंगे और मामले में बेदाग निकलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसी का भी नाम लिए बिना कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क संपत्तियों की एक लंबी सूची मीडिया को जारी की है। ये दर्शाता है कि ऐसा राजनीतिक कारणों की वजह से किसी के इशारे पर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सभी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया और जल्दबाजी में कार्रवाई की। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। देश की न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए वकीलों की एक संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में एक उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि किसी कंपनी के कहने पर कोई बैंक उस कंपनी के कर्मचारी के खाते को सील नहीं कर सकता। दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को जेल की सजा खत्म करते हुए कहा कि अगर आरोपी की सुनवाई कोई वकील न करने को राजी हो तो वकील मुहैया कराना अदालत की जिम्मेदारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो जिलों में अदालतों की इमारतों के लिए विस्तृत योजना पेश करे, साथ ही निर्माणाधीन इमारतों का काम जल्द पूरा किया जाए।
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक महिला के यौन शोषण करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को 3 महीने की कैद की सजा को बरकरार रखा है। और आइए अब जायजा लेते हैं चौथे स्तंभ का। देश के शहरों में एफएम रेडियो स्टेशनों के विस्तार के तीसरे चरण में सरकार को अब तक 28 आवेदन मिल चुके हैं। तीसरे चरण के पहले दौर में 69 शहरों के 135 एफएम स्टेशनों के लिए बोली लगाई जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इसे अब तक जमा राशि के तौर पर 316 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। जिन कंपनियों ने आवेदन किया है उनमें माई एफएम चलाने वाला डीबी कॉर्पोरेशन, रेडियो मिर्ची चलाने वाली ENIL, बिग एफएम चलाने वाली रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, फीवर एफएम चलाने वाली HT मीडिया और रेड एफएम के नाम से स्टेशन चलाने वाला सन ग्रुप शामिल है। और अब देखते हैं आपकी राय और प्रतिक्रियाएं। आज हमने पूछा था, क्या 10 महीने में उम्मीदों पर खरी उतरी है मोदी सरकार? 57% लोगों ने कहा है कि हाँ, उम्मीदों पर खरी उतरी है, जबकि 43% लोग कहते हैं नहीं। और अब देखते हैं आज का संपादकीय, जिसे लिखा है राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में डूब चुकी कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी पर दांव खेलने जा रही है। संकेत मिले हैं कि मई में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि राहुल के स्वदेश वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी है। इस दौरान राहुल की बतौर पार्टी अध्यक्ष ताजपोशी भी हो सकती है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के दिल्ली समेत अन्य राज्यों के चुनाव हारने के बाद उनके नेतृत्व पर काफी सवाल उठ रहे थे। वे संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही छुट्टी पर चले गए और अभी तक कहां हैं ये सार्वजनिक नहीं है। इस पर विरोधियों ने काफी तंज भी कसे। पार्टी के अंदर ही राहुल की क्षमताओं पर बयानबाजी होने लगी है और नवीनतम बयान में पुराने कांग्रेसी हंसराज भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी इन दिनों राजनीति के बाजार में है ही नहीं। इसके बावजूद जब सोनिया गांधी ने राहुल की स्वदेश वापसी की बात कही तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी की कयासबाजी जोरों पर आ गई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछले लगभग 1.5 महीने से अवकाश पर हैं। पुनर्वापसी के बाद कांग्रेस उनको राजनीति में नए सिरे से रीलॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है ताकि वे एक अधिक प्रभावी विपक्षी नेता के रूप में स्थापित हो सके और सत्ता पक्ष के लिए मजबूत चुनौती खड़ी कर सके। राजीव रंजन श्रीवास्तव, समूह संपादक, देशबंधु। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए APN के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।